में नौकरशाही की भूमिका बताइए। नौकरशाही शब्द का प्रयोग कुछ भिन्न अर्थ को संकुचित होता हुआ प्रतीत होता है। वस्तुतः लोक सेवा की कार्य प्रणाली में जब कुछ बुराइयां जैसे अकार्य कुशलता, अमानवीयता, दृष्टिकोण, लाल फीताशाही, देरी, जटिलता, धीमापन, लक्ष्य और साधन की उपेक्षा, साधन या प्रक्रिया के पालन पर अधिक बल दिया जाने लगे तो उसे नौकरशाही की संज्ञा दी जाती है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र में मूल्य और कीमत में सामान्यतः कोई भेद नहीं दिखाई देता, किंतु दोनों में तकनीक की अंतर है, उसी प्रकार लोक प्रशासन में लोक सेवक और नौकरशाही के मूल उत्तरदायित्व संबंधी कोई अंतर नहीं होते हुए भी दोनों शब्दों के उच्चारण मात्र से अंतर्ध्वनित होने लगता है। ब्यूरोक्रेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांस के अर्थशास्त्री विसेंट डी गार्डे ने किया था। मूल रूप से अंग्रेजी शब्द ब्यूरोक्रेसी फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो से बना है, जिसका अर्थ है लिखने की मेज या डेस्क। सरल शब्दों में यदि व्यक्त किया जाए तो सरकारी सेवा में कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों का यह एक सामूहिक नाम है। नौकरशाही की परिभाषा। प्रोफेसर बी डॉनहम का यह विचार पूर्णतः सही प्रतीत होता है कि यदि हमारी सभ्यता नष्ट हुआ तो इसके लिए प्रशासन की असफलता जिम्मेदार होगी। डॉनहम के इस विचार से यह ध्वनित होता है कि समाज में उसे एकता के रूप में असाध्य रखने और विकास की गति देने में प्रशासन तंत्र अर्थात नौकरशाही अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसे हम निम्न बिंदुओं में बता सकते हैं। नंबर 1 है नीतियों के निर्माण में सहायक भूमिका। सभी लोकतांत्रिक देशों में देश के शासन की नीतियों का निर्माण राजनीतिज्ञों द्वारा किया जाता है। नीति निर्माण का यह कार्य राजनेताओं द्वारा पूरी तरीके से नहीं किया जाता, बल्कि इस प्रक्रिया में वे नौकरशाही के सहयोग पर निर्भर करते हैं। नीतियों के निर्माण के लिए सूचनाएं, आंकड़े और तकनीकी शब्दावली नौकरशाही द्वारा ही पुनः उपलब्ध कराई जाती है। तकनीकी विषयों पर नीति निर्माण व विधि के निरूपण हेतु वे पूर्णतया विशेषज्ञों पर निर्भर करते हैं। लोकतांत्रिक देशों में लोक प्रशासन और नौकरशाही राजनेताओं की प्रमुख परामर्शदाता मानी जाती है। आधुनिक प्रबंध तकनीक के विशेषज्ञों और नीति विज्ञान के विद्वानों द्वारा नौकरशाही के इस कार्य पर अत्यधिक बल दिया जाता है। नंबर 2 है योजना के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान। नौकरशाही के अधिकारी जब तक देश की योजनाओं को बनाने के लिए आंकड़ों और सूचनाओं का संकलन नहीं करेंगे, किसी भी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता। योजनाओं का महत्व न केवल आर्थिक दृष्टि से है, बल्कि उनमें भावी प्रशासनिक नीतियों और कार्यक्रमों का विवरण भी देखने को मिलता है। योजना के इस प्रशासनिक पक्ष की तैयारी पूर्ण रूप से नौकरशाही के सहयोग पर निर्भर करती है। नंबर 3 है नीतियों और योजनाओं के निष्पादन में भूमिका। सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों और उनके द्वारा निर्मित योजनाओं के निष्पादन अथवा कार्यान्वयन का मूल दायित्व नौकरशाही पर है। देश की आर्थिक विकास के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए
आवश्यक होता है कि योजनाओं एवं नीतियों का निष्पादन नौकरशाही द्वारा पूर्णतः प्रभावित तरीके और निष्ठा से किया जाए। भारत के संवैधानिक आदर्शों को साकार करने का मूल उत्तरदायित्व नौकरशाही पर है। सामाजिक परिवर्तन और आधुनिकीकरण की प्रेरक बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियां एवं सामाजिक मूल्यों और आवश्यकताओं को पहचान कर उसके अनुरूप आधुनिक समाज का निर्माण करना नौकरशाही का प्रमुख दायित्व है। आज जब सरकार ने अन्य कार्य को अपने हाथ में ले लिया है, तब समाज के समस्त वर्गों के हितों का संरक्षण, अभिवर्धन और उन्नयन का दायित्व नौकरशाही को वहन करना है। समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य रहन सहन का जो अंतर पाया जाता है, उसे दूर करना और आम आदमी के साधनों में वृद्धि करना, ताकि वह अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके, नौकरशाही का एक दायित्व माना जाता है। नियमों की व्याख्या। प्रदत्त विधायन के अंतर्गत आज नौकरशाही को नियम निर्माण की व्यापक शक्तियां व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत की जाती हैं। अपने इस अधिकार के अंतर्गत नौकरशाही विभिन्न अधिनियम क्रियान्वयन से पूर्व व्यापक नियम बनाती है और आवश्यकता होने पर उन नियमों की व्याख्या करती है और उनके अनुसार अधिनियम की भावनाओं को मूर्त रूप देती है। विधायकों का प्रारूप निर्माण। समस्त लोकतांत्रिक सरकारें कानून बनाने के लिए उसके प्रारूप के निर्माण हेतु नौकरशाही में कार्यरत विधि विशेषज्ञों पर निर्भर करती है। राजनेता प्राय अपरिपक्व, नौसिखिया अर्थात अनुभवहीन होते हैं, अतः उन्हें विधेयकों के प्रारूप निर्माण के लिए प्रथम तो अपने मंत्रालय के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के परामर्श पर निर्भर रहना पड़ता है और अंततः विभिन्न शब्दावली के लिए विधि विभाग की नौकरशाही पर अभिलंबित रहना पड़ता है। इन दोनों की सहायता के बिना प्रस्तावित विधि स्वरूप ग्रहण नहीं कर सकती है। अधीनस्थ कार्मिकों पर नियंत्रण। नौकरशाही के उच्च अधिकारी न केवल राजनेताओं के प्रमुख परामर्शदाता होते हैं, अपितु प्रशासन की अधीनस्थ इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का वे नियंत्रण भी करते हैं। किसी भी विभाग की नीतियों का क्रियान्वयन मुख्यालय से लेकर उस विभाग के निम्नतम स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों की कुशलता, योग्यता, दक्षता और निष्ठा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है प्रशासकीय न्यायाधिकरण का संचालन। वर्तमान युग में सरकार में कार्यरत कर्मचारियों के सेवा विशेषक विवादों के समाधान के लिए पृथक प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है। इन न्यायाधिकरणों में कार्मिक विवादों को प्रारंभिक रूप से सुना जाता है। ऐसे विवादों को सामान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया है। इन न्यायाधिकरणों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार नौकरशाही के दायित्व से जुड़ा यह न्यूनतम आयाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिद्वंदी हितों के बीच कुशल समन्वय। नौकरशाही समाज में परिव्याप्त अनेक प्रतिद्वंदी हितों में कुशलता से समन्वय बैठाती है। भारत जैसे उदार किस्म के लोकतांत्रिक देश में पूंजीवादी और समाजवादी हितों के बीच संतुलन बैठाने का चुनौतीपूर्ण कार्य नौकरशाही संपन्न करती है। क्योंकि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, भारतवर्ष में तो विभिन्न संप्रदायों, जाति, धर्मों, भाषाओं, प्रांतों और हितों के बीच समन्वय करना नौकरशाही का अनिवार्य एवं स्वाभाविक दायित्व बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है नियामकीय और विकास कार्यों का निष्पादन।
भारतवर्ष में नौकरशाही में न केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा राजस्व एकत्र करने जैसे नियामकीय कार्य का दायित्व है, अपितु पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के परिणाम स्वरूप विकास के बहुमुखी रथ को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व भी इसी का है। जिले के कलेक्टर आज भी इन दोनों दायित्वों का निर्वाह करते हैं। संविधान में परिकल्पित आदर्शों का क्रियान्वयन। किसी भी देश की नौकरशाही पर यह दायित्व होता है कि वह शासन और प्रशासन संबंधी कार्यों का संचालन संविधान की सीमाओं में रहते हुए उसके प्रावधानों को के अनुसार करे। भारत के संविधानों में नागरिकों को जो मौलिक स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत की गई हैं, उन्हें वास्तव में नागरिकों को उपलब्ध कराना नौकरशाही का एक गंभीर और महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि एक लोकतांत्रिक देश के संविधान में परिकल्पित समाज की रचना का दायित्व मूल रूप से नौकरशाही द्वारा वहन किए जाने की अपेक्षा की जाती है। नौकरशाही के दोष। नौकरशाही की अंतर्निहित विशेषताओं के कारण प्रखर आलोचना की गई है। इसके आलोचकों में रैमजे मोर तथा लॉर्ड हिपर्ड प्रमुख हैं। रैमजे मोर ने माना है कि नौकरशाही की शक्तियां प्रजातंत्र के आवरण के नीचे फलती फूलती हैं। उनके अनुसार हमारी शासन प्रणाली में नौकरशाही की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई है, चाहे वे प्रशासन से संबंधित हो, चाहे विधान से संबंधित हो या वित्त से संबंधित हो। लॉर्ड हिवर्ड ने नौकरशाही की शांति को नवीन स्वेच्छाचारिता का नाम दिया है। नौकरशाही की आलोचना में अन्य जिन अवगुणों का उल्लेख किया जाता है, उनमें से कुछ निम्न है। जनसाधारण की मांगों की उपेक्षा। नौकरशाही यह मानकर चलती है कि वह लोकहित की संरक्षक है और केवल उसी के द्वारा जनता के सही हितों की पहचान है। नौकरशाही सामान्यतः जनता की उपेक्षा करते हुए कार्य करती है। अधिकारी कार्य की तकनीक पर अधिक ध्यान देते हैं। नंबर 2, लाल फीताशाही। नौकरशाही का यह सबसे बड़ा दोष है। यह लाल फीताशाही से अर्थ है कार्य में विलंब। नौकरशाही कार्य करते समय प्रक्रिया पर अधिक बल देते हैं और उस प्रक्रिया की पालना में औपचारिकता में खो जाते हैं। साध्य के स्थान पर साधन उनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बन जाते हैं। नंबर 3 है शक्ति की तमन्ना इच्छा। नौकरशाही का एक विशेष अवगुण है कि वे अत्यधिक शक्ति अपने में केंद्रित रखना चाहते हैं। नौकरशाह शक्ति के भूखे तथा प्रेमी होते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लोकहित की किसी सीमा तक उपेक्षा करने में भी नहीं चूकते। वर्तमान में प्रजातांत्रिक परिवेश में मंत्रियों की शक्तियों के नाम पर अधिकारियों में अधिकांश प्रशासकीय शक्तियों पर नियंत्रण कर लिया जाता है। विभागवाद की प्रकृति। प्रशासन में प्रत्येक विभाग केवल अपने हित और विभाग पर ध्यान रखता है। एक विभाग में काम करते हुए वे अपने विभाग को इतना श्रेष्ठ मानने लगते हैं कि न केवल दूसरे विभागों से बल्कि आम जनता से भी कट जाते हैं। वे विभाग हित को इतना महत्व देते हैं कि जनता के हित को भूल जाते हैं। अनावश्यक विस्तार की प्रवृत्ति। नौकरशाही की एक अन्य बुराई यह है कि उसमें अनावश्यक विस्तार की प्रवृत्ति पाई जाती है। पार्किंसन ने अपने शोधों से स्पष्ट किया है कि नौकरशाही की वृद्धि प्रति वर्ष 5.75 से अधिक हो रही है। पार्किंसन के सिद्धांत के अनुसार नौकरशाही की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपना एक असिस्टेंट रखना चाहते हैं और ये सहायक अपने में इतना काम इकट्ठा कर लेते हैं कि इन्हें और सहायकों की आवश्यकता पड़ जाती है और इस प्रकार नौकरशाही की संख्या में वृद्धि होती जाती है। परंपरा प्रिय एवं अनुदारवादी। नौकरशाही का एक दोष यह भी है कि वे परंपरा में विश्वास रखते हैं
अर्थात जैसा चला आ रहा है वैसा ही रखना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में यथा स्थिति के प्रेमी होते हैं। इनकी प्रकृति होती है कि वे नवीनता और विकास के प्रति विरोध का भाव रखते हैं, क्योंकि परंपरा से हटकर कार्य करने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है तथा नवीन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः वे सदैव इस स्थिति से बचने का प्रयत्न करते हैं जिससे विकास की गति ढीली पड़ जाती है। प्रजातंत्रीय संस्थाओं के प्रति उदासीनता। नौकरशाही में यह शाश्वत कमी पाई जाती है कि प्रजातांत्रिक दृष्टि से चुनी गई संस्थाओं को सदैव उपेक्षा करती है। प्रजातांत्रिक संस्थाओं में पंचायती राज और अन्य नगरीय संस्थाओं के स्थानीय प्रतिनिधियों को प्राय महत्व नहीं देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देरी, दंभ या आत्मतुष्टि से ग्रस्त। नौकरशाही के पदाधिकारियों पर प्रक्रिया पर अधिक बल देने के कारण कार्य में विलंब और आत्मतुष्टि के आरोप लगाए जाते हैं। यही नहीं, ऐसा करते समय वे मानवीय संवेदनाओं की उपेक्षा भी करने लगते हैं। लोक सेवकों पर आरोप लगाया जाता है कि वे न तो लोक की चिंता करते हैं और न ही सेवक हैं, अपितु स्वयं जनता के मालिक बन बैठते हैं। ये कुछ नौकरशाही की जो बुराइयां हैं, अगर इनमें सुधार कर लिया जाए तो नौकरशाही बहुत अच्छी होती है। बिना नौकरशाही, बिना प्रशासन के हम किसी भी देश का शासन चलाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।